काजल, अरे ओ काजल, हे मेरे भगवान, ये लड़की तो मुझे पागल ही करके रख देगी। जब देखो तो बैठकर मेहंदी लगाती रहती है, जैसे कि और कोई दूसरे काम धाम इसे है ही नहीं। कितनी बार समझाया है इस लड़की को कि मेहंदी लगाने से ही घर नहीं चलता। देखो, कहा था ना मैंने, ये महारानी फिर से बैठकर मेहंदी लगा रही होंगी। हाँ, माँ, तुम ऐसे क्यों करती हो? तुम्हें मेरी मेहंदी लगाने से इतना दिक्कत क्यों है? दिक्कत नहीं होगी तो भला मैं तेरी आरती उतारूं? पढ़ लिख कुछ कमाओ माँ, ये क्या दिन भर मेहंदी लेकर बैठी रहती है? माँ, अब हर लोग पढ़ाई में ही अच्छे नहीं होते। मुझे मेहंदी लगाने में बहुत मजा आता है। एक तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरा दाखिला मेहंदी स्कूल में करवा दो, पर तुमने वो भी नहीं करवाया। तो पैसे क्या तेरा बाप देगा? तुझे पता नहीं कि हम कितने गरीब हैं? इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद 2 वक्त की रोटी आती है हमारे पास, और तेरा दाखिला मैं मेहंदी स्कूल में कर दूं? माँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मुझे खुद से प्रैक्टिस करने दो। मैं एक दिन इसी कला की वजह से बहुत बड़ी इंसान बनकर दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये बात मैं 50 से ज्यादा बार सुन चुकी हूँ। ये थी काजल, जिसे बचपन से ही मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। वो अलग अलग डिजाइन्स की मेहंदी लगाती और सारे उसके डिजाइन्स खूब पसंद करते। काजल की माँ देविका नहीं चाहती थी कि काजल मेहंदियाँ लगाने का काम करे। वो उसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ी इंसान बनाना चाहती थी। एक दिन काजल की सहेली पारुल, जो कि बहुत अमीर थी, वो उसे कॉल करती है। काजल, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने तुझे इसलिए कॉल किया है कि कल मेरी शादी है, और मैंने सुना है तू बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। सुना क्या, मैंने तो देखा भी है। तो मैं चाहती हूँ कि कल मेरी शादी पर तू मुझे मेहंदी लगाए। पारुल, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, पर तुम तो मेरी माँ को जानती ही हो, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं किसी को मेहंदी लगाऊं। तुम्हें तो पता ही है, वो चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी इंसान बनूं। अरे पागल, तो मैं तुझसे कब कह रही हूँ कि तू अपनी माँ को सब पता करा? तू उनसे छुप छुपा कर भी तो आ सकती है। नहीं पारुल, मैं माँ से कुछ नहीं छुपाना चाहती, पर सच तो ये भी है कि मैं अपनी इसी कला से कुछ ना कुछ हासिल कर सकती हूँ। ओहो काजल, तो तू सोच क्या रही है? तू ये सारी फालतू बातें छोड़ और बस अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दे। अगले दिन जब काजल की माँ देविका सो रही होती है, तो काजल चुपके से घर से निकल जाती है। माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, पर मैं जानती हूँ कि मैं अपनी इसी कला की वजह से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ और हमारी ज़िंदगी बदल सकती हूँ। काजल रास्ते से जा रही थी, तभी उसे एक छोटी सी गौरैया घायल दिखाई देती है। अरे अरे, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? वो उसे हाथ में उठाकर उसकी मरहम पट्टी करती है, तभी वो एक जादुई परी में बदल जाती है। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। इस रास्ते से काफी सारे लोग आए गए, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। हाँ? नहीं, वो तो मैं बस यहाँ से जा रही थी तो मैंने देखा। अरे बच्ची, तुम डर क्यों रही हो? बच्ची, तुम मेरी तरफ से ये रखो, और तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, इसे 2 बार छूकर उस चीज को मन में सोचना, और फिर देखना तुम्हें वो चीज कैसे मिलती है। अरे नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बच्ची, ये तुम्हारा तोहफा है, तोहफा को ना नहीं कहते। काजल उसे लेकर आगे बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी अपनी सहेली पारुल के घर पहुंचती है। अरे काजल, तूने तो बहुत देर कर दी। मैंने पहले ही किसी दूसरी मेहंदी वाली को बुला लिया है। पर पारुल, अभी तक तो तुम्हारे हाथ खाली हैं, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा दूं? ठीक है, तो तू ही लगा दे। काजल के मेहंदी के डिजाइन देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उसकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है, अरे वाह वाह, क्या सुंदर सी मेहंदी है। ये सब देखकर निर्मला, जिसे पारुल ने बुलाया था,
देख देख कर जल रही थी और वो काजल की मेहंदी खराब करने के लिए आगे बढ़ती है। पारुल को धक्का देती है और वो जाकर जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथों की मेहंदी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। काजल, ये कैसे हो गया? आज मेरी शादी है और मेरी सारी मेहंदी खराब हो गई। अरे पारुल, तू रो मत, देख सब सही हो जाएगा। उसी वक्त काजल को उस परी का दिया हुआ वो तोहफा याद आता है। वो वैसा ही करती है जैसा उस परी ने उसे समझाया था। ऐसा करते ही सब कुछ ऐसे ठीक हो जाता है जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना था। काजल, ये सब तूने कैसे किया? मेरी मेहंदी तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये कैसे हो गया? काजल की लगाई हुई मेहंदी को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काजल से बोलते हैं, काजल, तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, मैं भी तुम्हें अपनी शादी में बुलाऊंगी। अरे हाँ हाँ काजल, मैं भी तुम्हें अपनी शादी में बुलाऊंगा, तुम भी मेरी पत्नी को इसी तरह मेहंदी लगा देना। अरे काजल, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगी? मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी देने को भी तैयार हूँ। तुम्हारे डिजाइन ही इतने अच्छे हैं कि मैं क्या कहूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम जैसी आर्टिस्ट दोबारा मिलेगी। काजल अपनी किस्मत को बदलते हुए देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, माँ, मैंने हमारे सपने पूरे कर लिए। मोहन अपनी पत्नी मीरा से बेहद प्यार करता। शादी के कुछ साल बाद ही मीरा ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। अरे डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा कैसा है? देखिए, माफ़ करिए, पर मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये सुनते ही मोहन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जाकर जब अपनी बेटी को देखता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत काली है और ऊपर से लड़की, मैं इसकी शादी कैसे करूँगा? मोहन वापस डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है, डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं इस बच्ची को नहीं रखना चाहता तो मुझे क्या करना होगा? माफ़ कीजिएगा, पर ये सारे काम हम नहीं करते। आपको पता है ना आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इस चीज़ के लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। मोहन के पास कोई चारा ना था, इसी वजह से वो अपनी बेटी को घर ले जाता है। ये मैं भी न जाने क्या करने वाला था। ये जैसी भी है तो मेरा ही खून। वैसे भी ये मेरे पास मीरा की आखिरी निशानी है। मेरी बच्ची, मैं आज से तुम्हें मीरा बुलाऊंगा। मोहन धीरे धीरे अपनी बेटी से बहुत लगाव महसूस करने लगता है और उसके साथ दिन भर खेला करता। मोहन की माँ सावित्री, जो कि लंबी यात्रा से वापस आई थी, वो जब मीरा को देखती है, हे राम, ये क्या है? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि ये मेरी बेटी है मीरा। मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उसने मुझे ये आखिरी निशानी दी है। हाँ, तो ये सब इसी मनहूस का तो किया हुआ है। जिस दिन पैदा हुई उसी दिन अपनी माँ को खा गई। माँ, आप मीरा के सामने ये सारी बातें तो ना करें। तरह सावित्री मीरा से बहुत चिढ़ा करती। वो हर छोटी छोटी बात पर मीरा को डांटा करती और जब ज़्यादा गुस्से में आती तो उसे मारा भी करती। ए लड़की, जल्दी जल्दी हाथ चला। काली कलूटी होने के साथ साथ दिमाग भी काला हो गया है क्या तेरा? बेचारी मीरा ये रोज रोज के ताने सुनकर थक गई थी। बेटा, तू कब तक ऐसे ही अकेला जीवन गुजारता रहेगा? तू कहे तो मैं तेरे लिए एक सुंदर सी बहू लेकर आऊं। हाँ माँ, मैं भी इसी बारे में कुछ दिनों से सोच रहा था। इन सब चीज़ों के साथ साथ मीरा को भी माँ का साया मिल जाएगा। इसके बाद सावित्री मोहन की पल्लवी नाम की लड़की से शादी करवा देती है। शादी के 1 साल बाद ही पल्लवी एक खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। अरे वाह, मेरी बच्ची कितनी सुंदर है। मोहित जी, एक तरफ इसे देखिए और एक तरफ उस मीरा की बच्ची को। है ना मेरी बेटी खूबसूरत? इस काली कलुट्टी लड़की का साया तो मैं अपनी बेटी के ऊपर कभी पड़ने नहीं दूंगी। मोहन अपनी बेटी मीरा के लिए बहुत बुरा महसूस करता है, पर वो बेचारा तो कुछ कर भी नहीं सकता था।
इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन दफ्तर से घर आते वक्त मोहित का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चल बसता है। ए मीरा की बच्ची, जल्दी जल्दी हाथ चला, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? अब तो तेरा बाप भी नहीं है इस दुनिया में जो तुझे मुझसे बचा लेगा। माँ, पापा नहीं है, इसीलिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मेरे कॉलेज में एक कंपटीशन होने वाला है, मुझे उसके लिए कुछ पैसे जमा करने होंगे। तुझे मेरे चेहरे पे कहीं पागल लिखा हुआ नज़र आता है क्या? लग तो ऐसा रहा है जैसे तेरा बाप मुझे खजाना देकर मरा है। पैसा दे दीजिए, चुपचाप से हाथ चला। चंदो, मेरी प्यारी सी चंदो, कहाँ है तू? ज़रा इधर तो आ। ओफो मॉम, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, वही बेहतर होगा। पल्लवी के हद से ज़्यादा लाड प्यार ने चंदो को बिगाड़ कर रख दिया था। चंदो का रवैया ना उसकी माँ के प्रति और ना ही मीरा के प्रति ठीक हुआ करता। ए लड़की, तूने मेरे कपड़े छूने की हिम्मत कैसे की? काली कलूटी कहीं की, ये तो मेरे सारे कपड़े गंदे कर देगी। पर चंदो, मैं तो बस तुम्हारा कपड़ा रख रही थी जो कि नीचे गिर गया था। ऊपर से झूठ बोलती है, 4 बाल तो है ही, वो भी नोच कर फेंक दूंगी। अगली बार अगर मेरे कपड़े या मेरे कुछ भी सामान छूने की हिम्मत भी की तो घर से बाहर फेंक दूंगी। मीरा अपने कमरे में जाते ही रोने लगती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? मुझे इस जालिम दुनिया में क्यों छोड़ दिया, जहाँ हम जैसे लोगों की ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है। रोते रोते मीरा की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। कुछ देर बाद ही मीरा अपने आप को बादलों के बीच पाती है, जहाँ उसकी माँ मीरा उसे खड़ी हुई दिखाई देती है। आप कौन हो? मेरी बच्ची, मैं तुझसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं तुझे एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाई। तुझे जन्म देने के साथ ही भगवान जी ने मुझे उठा लिया था। माँ, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जाने के बाद लोग मुझसे कितना बुरा व्यवहार करते हैं। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मैंने सब देखा है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलने आई हूँ। मीरा की माँ जैसे ही ये सारी बातें कहती है, वैसे ही मीरा खुद को बिल्कुल बदला हुआ पाती है। अब वो पहले की तरह काली बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही उसके सर पे कम बाल थे। अब वह पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लंबे बालों वाली हो जाती है। माँ, क्या अब सभी लोग मुझे पसंद करेंगे? हाँ मेरी बेटी, सब तुझे पसंद करेंगे। इतना कहने के बाद वो गायब हो जाती है। मीरा की आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने कमरे में पाती है। हाँ, ये सब क्या था? वह खुद को शीशे में देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत था। अब मुझे शायद सभी लोग बहुत प्यार करेंगे। मीरा अपनी बहन चंदो के पास जाती है। हैं? ये कौन सी नई लड़की है हमारे घर में? चंदो, मैं मीरा हूँ। मीरा? वही काली कलूटी गंजी मीरा? हाँ। तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? मीरा चंदो को सारी बातें बता देती है और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अगर आईने में देखकर कुछ भी कहूँगी तो वो सच हो जाएगा। अरे मीरा, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तू जादू भी कर सकती है? अरे मैं तो तुझे यूं ही फालतू में इतना बुरा भला कहती थी। तू तो मेरी वाकई में बहुत प्यारी बेटी है। इसके बाद से मीरा को वैसा ही प्यार मिलने लगता है जैसा वो चाहती थी। सुखिया एक बहुत गरीब किसान और उसकी बीवी शालिनी दोनों एक छोटे से घर में अपनी बेटी
संजू के साथ रहा करते थे। शालिनी की शादी सुखिया से बहुत कम उम्र में ही कर दी गई थी। शालिनी की उम्र अभी बहुत कम थी, तभी सुखिया अपनी एक छोटी सी बच्ची और अपनी पत्नी को छोड़कर चल बसता है। भगवान, तुझे जरा भी दया नहीं आई मेरे ऊपर। मेरे सर पे तो बस मेरे पति का ही साया था, तूने मुझसे वो भी छीन लिया। मैं अपनी इस छोटी सी बच्ची को कैसे पालूंगी। अब सुखिया तो इस दुनिया से जा चुका था। शालिनी और संजू बहुत उदास थे, पर वो भी इस बात को मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। शालिनी की तबीयत भी अब कुछ ठीक नहीं रहा करती। माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता ये भगवान भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। हम गरीबों के लिए तो बस दुख ही दुख है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है माँ, मैं वादा करती हूँ मैं सब ठीक कर दूँगी। बेटा देख, अगर थोड़ा सा आटा है तो मुझे रोटी बना कर दे दे। मुझे दवा भी तो खानी है, दवा खा लूँगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी ना। संजू जाकर रसोई घर में देखती है तो वहाँ आटा बिल्कुल भी ना था। खाली डिब्बा देखकर उसकी आंख भर आती है और वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, तूने हमें किस जन्म की सज़ा दे दी है। मेरी माँ इस तरह कब से बीमार पड़ी है और अब घर में एक अन्न का दाना तक नहीं। इस तरह भला कब तक चलता रहेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, तू मेरा साथ देना भगवान। संजू रात भर सोच में डूबी हुई थी और सवेरे उठकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं तुझे और इस हालत में नहीं देख सकती। मैंने एक जगह काम ढूंढ लिया है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से घर के काम हैं, मुझे वो करने हैं और वो अच्छी खासी पगार भी देंगे। बेटा, तू इतना बड़ा बोझ अपने कंधे पर क्यों लेती है। अच्छा, तू ऐसा कर, अगर मुझे हो सके तो मुझे भी साथ ले चल, मैं भी तेरा हाथ बटा दूंगी। माँ, खबरदार, जो तुम यहाँ से उठकर कहीं गई, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। इतना कहकर संजू काम पर चली जाती है। संजू बर्तन मांज रही थी कि तभी उसे घंटी की आवाज सुनाई देती है। उसकी मालकिन रिया उसे आवाज देती है, संजू, ओ संजू, जरा दरवाजे पे तो देख कौन आया है। संजू जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है वहाँ तो एक डिलीवरी बॉय था। मैडम, आपने पिज्ज़ा का ऑर्डर दिया था। अरे हाँ संजू, देख मैंने पिज्ज़ा का ऑर्डर दिया था, ज़रा उसे रिसीव कर ले। संजू पिज्ज़ा ले लेती है और उसे लाकर टेबल पे रख देती है। शाम होते ही सारे घर वाले बैठकर पिज्ज़ा के मज़े ले रहे थे। ये ले संजू, तू भी खा ले, ज़रा खाकर तो देख। संजू पिज्ज़ा खाती है तो वह उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी पिज्ज़ा नहीं खाया और वो भी इतना स्वादिष्ट। संजू थोड़ा सा पिज्ज़ा तो खा लेती है और बाकी बचाकर अपनी माँ शालिनी के लिए रख लेती है। घर आते के साथ संजू अपनी माँ को पिज्ज़ा देती है। अरे बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तुझे कहाँ से मिले। माँ, मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ उन लोगों ने पिज्ज़ा मंगाया था तो उसी में से उन्होंने मुझे थोड़ा सा दिया। अपनी माँ को मज़े से पिज्ज़ा खाते हुए देखकर संजू मन ही मन सोचती है, लगता है माँ को पिज्ज़ा बहुत पसंद आया है। क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि माँ के लिए घर पर ही पिज्ज़ा बना दूँ। पहली तनख्वाह मिलने के साथ ही संजू बाजार से सारा पिज्ज़े का सामान ले आती है और घर पर ही 2-4 रोटियां बनाकर उसमें पिज्ज़ा बनाती है। माँ, इसे खा के देखो,
मुझे उम्मीद है ये भी तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे मेरी बेटी बनाएगी और उसमें कोई बुराई हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शालिनी को संजू के हाथ के बने हुए पिज्जे इतने पसंद आते हैं कि वो 3-4 ऐसे ही खा जाती है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट थे। वो जो उस दिन तू बाजार से लाई थी ना, उससे भी कई ज्यादा स्वादिष्ट। इसी तरह संजू शालिनी को अपने हाथों का पिज्जा बना बना कर खिलाया करती। एक दिन शालिनी ने संजू को एक सुझाव दिया, ये तू जितने पिज्जे मुझे खिलाती है ना, अगर उतने पिज्जे तू बनाकर बाजार में बेचेगी तो तू बहुत कमाएगी। संजू भी शालिनी की बात को थोड़ा सोचती है और उसके बाद कहती है, हाँ माँ, बात तो तुम सही कह रही हो। शालिनी और संजू दोनों मिलजुल कर घर में ही रोटी पिज्जा बनाते हैं और उसे बाजार में संजू ले जाकर बेचा करती। गांव में सभी ने पहली बार रोटी पिज्जे का नाम सुना था। रोटी पिज्जा, अरे ये तो बहुत सस्ता है और ऊपर से इस पूरे पिज्जे का स्वाद। हाँ हाँ, चलो चलो हम भी खाते हैं। देखते ही देखते संजू की दुकान पर भीड़ लग जाती है और उसके सारे रोटी पिज्जे खत्म हो जाते हैं। एक अमित नाम का लड़का संजू की दुकान पर हर रोज आया करता। अरे आप तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट रोटी पिज्जा बनाती हैं। मुझे तो मानो आपके रोटी पिज्जे की आदत सी पड़ गई है। अमित संजू की सादगी और उसकी मेहनत की वजह से उसे मन ही मन चाहने लगा था। एक बहुत अमीर घर का लड़का और वहीं संजू, वो तो बेचारी एक बहुत गरीब मामूली सी लड़की। संजू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपकी दुकान पर रोज़ यूं ही नहीं आया करता। आपके रोटी पिज्जे तो बहुत मज़ेदार होते ही हैं, पर बात कुछ और भी है। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको मन ही मन पसंद करता हूँ और अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पर अमित जी, आप तो बहुत पैसे वाले हैं और आप मुझ जैसी गरीब लड़की से क्यों शादी करेंगे? ओहो, आप भी ये क्या अमीर गरीबों वाली बातें लेकर बैठ गई। ये सारी बातें मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आती। आप मुझे बस हाँ या ना कहें। संजू अमित को हाँ कह देती है और उसके बाद वो सभी बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं।